हेलो दोस्तों, मैं सृजय कुमार। आज आप लोग के लिए टॉपिक जो होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 4 चैप्टर 4 होने वाला है। देखिए, ऐसे तो दोस्त पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके थे, पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हमको कहिए, थंबनेल पे हम पार्ट 2 वहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन पार्ट 3 अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो एकदम सीरियल ढंग से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम डाल रहे हैं और आप लोग आसानी से बेहतर से सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, है ना। फेयर कॉपी आराम से बना सकते हैं। हाँ, और जब भी आप लोग बैठिए तो पेन और कॉपी के साथ बैठिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। तो आइए आज बताने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर क्या है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, बात करेंगे, जब भी आप लोग अंतर लिखिए तो एक बीच में लाइनिंग बना लीजिए। ठीक है, एक तरफ कार्बनिक एक तरफ अकार्बनिक, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम एक तरफ, देखिए यहाँ पर भी लिखे हैं, एक तरफ क्या लिखे हैं, कार्बनिक यौगिक, और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, देखिए बात ये कह रहा है कि पहला पॉइंट हमारा क्या है कार्बनिक यौगिक में, कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अलावे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि पाया जाता है। मतलब कह रहा है ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन के छोड़ के भी कौन कौन से तत्व रहते हैं, तो हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर रहता है, फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब तत्व भी पाए जाते हैं। कब? कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अलावे भी ये सब तत्व पाए जाते हैं। पहला अंतर। दूसरा क्या इसमें है अकार्बनिक में, कि अभी तक ज्ञात सभी तत्व अकार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। मतलब अभी तक जितना तत्व ज्ञात हो चुका है उसमें क्या है, अभी तक जितना तत्व मतलब खोज चुका है वो सब अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, इत्यादि जितना भी तत्व खोज हो चुका है मेरे दोस्त, वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं अभी तक। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, जो विद्युत का है वो नॉन कंडक्टर है, कुचालक है। यानी कार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि करंट का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए क्या है, विद्युत मतलब बिजली, विद्युत का क्या है, कुचालक है। मतलब इसमें करंट प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। चलिए दूसरा इसमें क्या कर रहा है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक मतलब चलने वाला। जो अकार्बनिक यौगिक है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, जैसे मान लें कि NaCl क्या है, सुचालक है। ठीक है, ये सब क्या है, सुचालक है। H2O सुचालक है। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक हमारा क्या है, वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है तीसरा कि कार्बनिक यौगिकों को जल में डालने पर आयन का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब कार्बनिक यौगिक को जल में डालिएगा तो आयन का निर्माण नहीं करेगा। आयन का मतलब समझते हैं, आयन दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, एक धनायन एक ऋणायन। जब कार्बनिक यौगिक को जल में डालिएगा तो अपने आयन में विखंडित यानी टूटते नहीं है। ठीक है, कब, किसी भी स्थिति में डालिए कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो जल में डालिएगा तो आयन का निर्माण नहीं करेगा। आयन का मतलब क्या है, जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित हो, आयन कहलाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट इसमें आइए, इसे जल में डालने पर आयन का निर्माण करते हैं। मतलब अकार्बनिक यौगिक जो है जल में डालिएगा तो पुनः आयन का निर्माण करेगा। जैसे बात करेंगे इसमें, जैसे देखिए बात करेंगे NaCl के नाम सुने हैं, NaCl, इसको जब जल में डालिएगा ना, जल में, तो क्या करेगा, आयन का निर्माण करेगा। कैसे, देखिए इसको जल में डालिएगा तो एक टूटेगा Na पॉजिटिव और एक टूटेगा Cl निगेटिव में टूटेगा। तो देखिए जब इसको जल में डालेंगे तो घुलेगा, मतलब टूटेगा, तभी तो आयन के रूप में बदलेगा। तो एक हमारा मिल गया सोडियम आयन और एक मिल गया क्लोरीन आयन, तो एक हमारा मिल गया धनायन और एक मिल गया ऋणायन। तो अकार्बनिक को जब जल में डालिएगा तो पुनः आयन का निर्माण करेगा, यानी जल में घुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्या कह रहा है भाई, चौथा कह रहा है कि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है।
किसके अपेक्षा? अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा जो कार्बनिक यौगिक है इनका जो द्रव्यनांक है और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, चलिए निम्न मतलब बहुत कम, जैसे क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, जो उबलने की क्रिया होती है वो अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए अब इसका जस्ट अपोजिट, इनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा अकार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक है और द्रव्यनांक है वो उच्च होते हैं। मतलब अधिक टेम्परेचर भी क्या होते हैं? उबलना शुरू होते हैं, गलना भी शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह यौगिक सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, मतलब कोवैलेंट, सह माने साथ, सहसंयोजी मतलब एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए कैसे, मान के चलिए इसमें कहेगा कि यह यौगिक सहसंयोजी होते हैं। कैसे? तो मान लिए एग्जाम्पल के रूप में इसे देखेंगे तो मीथेन क्या इसमें हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है मीथेन का? CH4। क्या होता है? CH4। तो अगर बात करेंगे हम CH4 के बात करेंगे तो देखिए इथेन अभी हटाइए, ऐसे इसमें होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मीथेन की बात करते हैं तो एक कार्बन से क्या हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो देखिए जब 4 हाइड्रोजन है भाई तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो एकरा से एक इलेक्ट्रॉन लिया कार्बन, चारों से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया। तो एक इसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। लेकिन इसी में अगर बात करेंगे कि यह यौगिक क्या है? सहसंयोजी नहीं होते हैं, यानी अर्थात आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। आयनिक बंध का मतलब क्या कि देखिए जैसे NaCl है, NaCl तो Na पर क्या होता है? एक धनायन, और Cl पर क्या होता है? एक ऋणायन। ये दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है NaCl, है ना? यानी आयन के द्वारा कंपाउंड बनाते हैं तो उसको कहेंगे कि यह आयनिक बंध है, मतलब आयन के द्वारा बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कहेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो हमारा अकार्बनिक यौगिक है वो आयन बॉन्ड के द्वारा, यानी आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, आयन के द्वारा। आयन का मतलब धनायन और ऋणायन। कोवैलेंट का मतलब क्या? सहसंयोजी। सहसंयोजी का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, यानी मानव श्रृंखला देखे थे ना, कैसे एक आदमी दूसरे के हाथ पकड़ के जुड़ा हुआ था तो कोवैलेंट कहेंगे उसको, सहसंयोजी कहेंगे। एक व्यक्ति दूसरा से जुड़ा हुआ है, दूसरे व्यक्ति तीसरा से जुड़ा हुआ है, तीसरे चौथे से जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे क्या? कोवैलेंट, सहसंयोजी। सह माने साथ, एक व्यक्ति दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित करता है। जैसे ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, इसमें समावयवता समझते हैं? समावयवता का मतलब होता है कि जिसके अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवता कहलाता है। तो जो हमारा ये अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं? समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भिन्न भिन्न रहेगा। चलिए इसमें जस्ट अपोजिट, अकार्बनिक यौगिक बहुत कम समावयवता प्रदर्शित करता है। बहुत मतलब कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा जो अकार्बनिक यौगिक है वो बहुत कम ही वो समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता समझिए रहे हैं कि जिसके अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इथेनॉल, इथेनॉल के तो नाम सुने होंगे, जिसको दारू कहते हैं, शराब। ठीक है, देखिए जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, दारू है, वो क्या होता है? जब किसी बर्तन में रखिएगा और माचिस के तिलेट जलाइएगा ना तो ऑटोमेटिक जल जाता है। वो महुआ ब्रांड जिसको लोग यूज करता है ना, तो क्या है? ज्वलनशील है। तो ये बताइए कि इथेनॉल जो हमारा है वो कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि हमारा कार्बन जो उसमें बाबू, देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या, जेकरा में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, तो देखो कार्बन दहन का पोषक है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। यानी कहने का मतलब कि और बात करेंगे अगर मान चलो कि H2O, ठीक है, तो वो तो जलता नहीं है, लेकिन जो हमारा शराब है, इथेनॉल है, वो क्या होता है? ज्वलनशील है।
आप दारू को जला के देखिएगा, ओरिजिनल जो लोग देहात में चुआता है दारू, वो दारू के जब जलाइएगा ना किसी बर्तन में रख के, तो क्या होता है, तुरंत जल जाता है। तो एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं और अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील होते हैं। ठीक है, कैसे, मान के चलिए कि जो हमारा NaCl है, क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, क्या जलेगा? जलेगा नहीं, घुलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अवश्य रहता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अवश्य रहता है। जैसे कार्बनिक यौगिक हमारा क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, ब्यूटाडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोस। ठीक है, ये सब जितना हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस सभी में कार्बन अवश्य पाया जाता है, अवश्य पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की दो मत की बात नहीं है। यूरिया हो गया, यूरिया में भी कार्बन पाया जाता है। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसमें भी कार्बन आता है। हमारा सुक्रोज हो गया, चीनी हो गया C12H11, इसमें भी रहता है ना। फ्रुक्टोज हो गया C6H12O6, इसमें भी कार्बन रहता है। तो जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। लेकिन अपवाद में अगर बात किया जाए तो हमारा जैसे CH2 है ना, क्या है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन अपवाद में ही भाई इसमें कार्बन है, फिर भी क्या है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो कुछ कुछ ऐसे है एक्सेप्शन अपवाद में जो कि कार्बनिक यौगिक नहीं होते, लेकिन अधिकांश कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूरी रहेगा, फिक्स है। चलिए, अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं रहता है। अकार्बनिक में कार्बन नहीं रहता है। जैसे बात करें NaCl के, CaCl2 की बात करेंगे, है ना। तो इस सब में क्या है, कार्बन नहीं है, इसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, तभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और समझ में आए तब। ठीक है, तो यहां तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, कार्बन की चतुसंयोजकता। देखिए, चतु का मतलब होता है चार, चतु का मतलब होता है चार। ठीक है, कह रहा है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है। कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, चलिए बात करेंगे इसमें मेरे फ्रेंड्स। देखिए, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात हम रिक्वेस्ट आप लोग से है, जब भी बैठे कॉपी कलम के साथ बैठे। ठीक है, देखिए कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, हम बात करेंगे खाली कार्बन से, इसका पूरा डेफिनेशन क्लियर कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला बात कि हमारा कार्बन का तो नाम सुने होंगे, कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का संकेत C होता है। देखिए, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है भाई, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, कार्बन का। पहला बात क्या है, देखिए शुरू से हम बोल रहे हैं, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। यानी इसको अगर बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s 2p में दोनों को एक साथ जोड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि पहले हम क्या बोले, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, आप लिख सकते हैं कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है। यानी 2 4 भी बोल सकते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसके पास कितना है, 4 गो है, तो यदि कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो नियोन के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त करता है। जैसे कार्बन के 4 गो पास ये है और 4 गो किसी से ले लिया तो 4 इस पर माइनस ना जाएगा मेरे भाई, और 4 गो है 4 गो और ले लिया तो 8 गो ना पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जब 8 गो पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बाहरी कक्षा में, तो ये क्या हो गया, अस्थाई बन जाएगा, है ना, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना किसी से लेगा। तो हम क्या बोले कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो नियोन के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त करता है, और यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो हीलियम के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है, हीलियम के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अतः कार्बनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है, जहां कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मतलब यह कह रहा है कि कार्बन के चतुर संयोजकता, मतलब कार्बन के 4 संयोजकता कैसे होती है ना, चतुर के मतलब क्या होता है 4, कार्बन के 4 वजन से कैसे होती है। तो देखिए ये बताइए भाई कि कार्बन के बाहरी कक्षा में जब 4 इलेक्ट्रॉन है और ना तो किसी को देगा और ना किसी से लेगा, तो इसके पास कितना रह जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और जब 4 रह गया तो हमको क्या चाहिए, कार्बन के चतुर संयोजकता, मतलब 4 आ गया फिक्स है। तो बोलेंगे क्या, आप लिख सकते हैं कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 यानी 2 4 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो नियोन के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है, और यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हीलियम के समान अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अतः कार्बनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है, जहां कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो बहुत ईजी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बिल्कुल एक मारो झटके से पूरा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो 1s यानी s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, इसमें आएंगे, इसमें भर जाएगा तो p में आएंगे, p में हमको 2 की आवश्यकता है, 2 भर दिए, तो इसको बाहर निकाल दिए। जो जो सेल नंबर कॉमन मिलता है ना भाई उसी को बाहर निकालते हैं, एक में 2 गो एक में 2 गो, दोनों 2 2 एक समान है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हमारा का मिल गया, कार्बन के संयोजकता मिल गया। चलिए तो यदि वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जितना से जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट बताएंगे। सो थैंक यू, वेट्स ऑफ लक।